अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज की इस वीडियो में जो एक काफ़ी ज़्यादा वायरल एक नैरेटिव चल रहे थे सोशल मीडिया में ईरान इजराइल जंग के दौरान, उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास अली भाई का नैरेटिव है जो कि कहते हैं कि ईरान को जल्द से जल्द डील कर लेनी चाहिए। 2003 में खामनाई साहब ने यह फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इसमें सिविलियन मरते हैं। ये मैंने गन पॉइंट पे मुफ्ती आजम ईरान को, जो पूरी दुनिया में इस वक्त दो बड़े मर्जे जो हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी और खामनाई साहब, उनमें से एक है, मैंने गन पॉइंट पे कहा था कि आप ये फतवा दें। फिर 2015 में उन्होंने बारक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके साथ डील की कि हमारे तो मुफ्ती आजम का फतवा है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एनर्जी के लिए इसे यूरेनियम को अफजूदा करेंगे, एनरिचमेंट करेंगे, और वो भी उस लेवल तक जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम एटम बम तक नहीं लेके जाएंगे। फिर IAEA का हिस्सा बने, NPT के ऊपर सिग्नेचर किए कि हम इसको एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ये तो ट्रंप जब 2018 में आया, इसने आकर ईरान की वो डील तोड़ दी। दूसरी तरफ हमारे पास कैसर भाई हैं जो कि कहते हैं कि डील कर रहा था ईरान, लेकिन जो हमारे पास इजराइल और USA हैं वो डील करना नहीं चाहते थे और उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी और नेगोशिएटर है उसको मार दिया। और तीसरी तरफ हमारे पास ईऑन पॉडकास्ट जो चलाते हैं असदुल्ला भाई, उन्होंने कहा है कि डील नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस कंट्री ने भी USA के साथ या अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स हैं उनको डिसमेंटल किया, वो कंट्रीज़ बाद में उन्होंने इसको रिग्रेट किया, यानी कि इसको उनको जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो फेस करने पड़े। तो मैं अपने बड़े भाई अली भाई को बताना चाहूँगा कि ईरान को डील करनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह है, ईरान को ओबामा के साथ भी डील नहीं करनी चाहिए थी और ईरान को ट्रंप के साथ भी डील नहीं करनी चाहिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि जिस मुल्क ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की डीलें की हैं किसी सुपर पावर के साथ, उसके रिजल्ट ठीक नहीं निकले और अमेरिका की कोई गारंटी मानी ही नहीं जा सकती। और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम था, ये वो सौदे करके मुकर जाते थे। ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम था, ये क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है अमेरिकन कांग्रेस से। आप अमेरिका के साथ जो भी सौदा करेंगे, पाकिस्तान ने कई सौदे किए अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर पे, अमेरिका ने उनको नहीं निभाया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने तालिबान से पहले कई सौदे किए अमेरिका से, अमेरिका ने उनको नहीं निभाया। वियतनाम की गवर्नमेंट ने कई सौदे किए अमेरिका से, अमेरिका ने नहीं निभाया। रियलिटी ये है कि अमेरिका आपको बीच चुराए जाकर छोड़ देता है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, वीडियो को मैं सजेस्ट करूंगा कि 2x पे देख लिया करो क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जो ये नैरेटिव चल रहा है हमारे पास सोशल मीडिया में कि इमाम जो ख़मैनी, आयतुल्लाह ख़मैनी, उनका फ़तवा है और उनसे पहले जो इमाम थे उनका भी फ़तवा है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाना जो है ना वो हराम है और उसका यूज़ भी हराम है, वो इसको यूज़ नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने बनाने के बारे में कहा है, यूज़ के बारे में तो कहा ही नहीं है, और यूज़ के बारे में कहा है, बनाने के बारे में तो कहा ही नहीं है। तो ये लॉजिक बड़ी ख़राब है। और दूसरा ये कि उन्होंने वीडियो में बाकायदा, जो कि मैं भी इधर चला भी दूँगा, कहा है कि यूज़ भी और बनाना भी वो दोनों को हराम समझते हैं क्योंकि ये मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं और इसमें आम जो सिविलियंस हैं वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه. این ضایع کردن هرس و نسله که قرآن او رو ممنوع کرده. तो अगर तो उनका ये फ़तवा है और वो नहीं बनाते न्यूक्लियर वेपन, तो अगर वो अभी डील कर लेते USA के साथ तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जितना तबाह हुआ वो बच जाता। दूसरा ये कि सिविलियंस जो ऑलमोस्ट 1000 के करीब उनके शहीद हुए हैं वो बच जाते। तीसरा ये कि जो सैंक्शंस हैं वो अपलिफ्ट हो जाती, UN की और EU जो हैं, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस, उनकी तो 100% सैंक्शंस अपलिफ्ट हो जाती। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता करता है तो, लेकिन उन दोनों की अपलिफ्ट हो जाती। तो इसकी वजह से ये होता है कि उनके जो पावर प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाते और जो इकोनॉमी उनकी है वो भी बेहतर हो जाती। और वो जो 60% इनरिचमेंट उनकी एक लीक्ड IAEA के पेपर में सामने आई थी ना, उसका उन्होंने ये कहा था ईरान ने कि ये हम मेडिकल और किस पर्पसेस के लिए, मेडिकल और पावर पर्पसेस के लिए हमने 60% इनरिच किया, जो कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था। तो उनका जो पावर का मसला है ना, ये सैंक्शंस जब अपलिफ्ट हो जाते तो वो भी इससे हल हो जाता। ठीक है, तो उसके बाद फिर वेपन जो स्टॉक पाइल है उनका वो बच जाता। वो इसीलिए ये ज़रूरी है कि लोग आगे से ये भी कहेंगे कि भाई इजराइल का भी तो ज़ाया हो रहा था। तो बात ये है कि इजराइल की, मैंने जैसे पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि उसको एड मिलती है अमेरिका की तरफ से हर साल $3.8 बिलियन। इसी के साथ साथ अभी भी आपने वॉर में देखा था, उसके जब स्टॉक पाइल्स ख़त्म हो गए थे, वो जो इंटरसेप्टर्स हैं आयरन डोम के और एरो सिस्टम्स वगैरह के, तो अमेरिका ने उसको और दिए थे फ्री में।
तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि उनको एड देने के लिए पीछे अमेरिका है, लेकिन ईरान को एड देने के लिए कौन है? ईरान वेपन्स की ट्रेड ना उन कंट्रीज़ के साथ करता है जिन पर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, जैसे कोरिया हो गया या हमारे पास रशिया हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका ने उन पर भी सैंक्शंस लगाई हुई हैं। तो सैंक्शंस वाली कंट्रीज़ आर लाइक ब्रदर्स एंड कज़न्स विद ईच अदर। सो उनसे वो ट्रेड करता है, और वो भी फ्री में नहीं करता। अपने कुछ वेपन्स जो हैं जो कि ईरान के पास हैं वो रशिया उनसे लेता है, और जो यूक्रेन वॉर है उसमें यूज़ कर रहा है अभी, और फिर उसके बदले में ईरान को जो है अपने कुछ वेपन्स देता है, यानी कि ये फ्री नहीं है। तो इसीलिए ईरान का जो स्टॉक पाइल है ना मिसाइल्स का, वो भी बच जाता। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लें कि अगर वो डील कर लेते तो डिसएडवांटेजेस क्या होते? पहला ये कि रिजीम चेंज की कोशिश की जा सकती थी। अगर वो मतलब जैसा ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि यार सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाते हैं अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, तो रिजीम चेंज की कोशिश की जा सकती थी, और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अगले पार्ट में मैं बस आपको बताने लगा हूँ कि ये क्यों बहुत ज़्यादा रेयर है। और इसके अलावा ये हो सकता था कि जो पीपल हैं ईरान के, वो रिजीम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, यानी कि आयतुल्ला के ख़िलाफ़, कि तुमने सरेंडर कर दिया है, हमें पूरी ज़िंदगी बताते रहे हो कि वी विल नॉट सरेंडर टू इज़राइल एंड अमेरिका, और अभी जो बात है ये तो तुमने सरेंडर कर दिया है। तो इस तरह मुझे ये भी लगता है कि इतना कोई पॉसिबल आर्गूमेंट नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि शिया लोगों में जो कॉन्सेप्ट है अहले तशय्युई में, वो ये है कि वो अपने जो ज़िंदा इमाम होते हैं ना उनकी तक़लीद करते हैं। और तक़लीद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो कि ये है कि आपका जो इमाम है ना वो कुरान और सुन्नत के दायरे में रह के जो कुछ भी बोल लेना आपने उसकी बात को मान लेना होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड तक़लीद। हमारे जो अहले सुन्नत वाले हैं उनमें जो मर गए हैं ना इमाम, उनकी वो तक़लीद करते हैं, फ़ौत हो गए, जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी और बाकी जो अहमद बिन हम्बल। लेकिन अहले तशय्युई जो हैं वो ज़िंदा इमामों की करते हैं, जिनमें से एक इमाम हमारे ये हैं, क्या नाम है इनका, आयतुल्लाह ख़मैनी। तो इसीलिए वो जो भी फिर अपनी आगे आवाम को बताएंगे तो आवाम उनकी बात मान लेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट भी मेरे ख़्याल से इतना कोई वैलिड नहीं है। अच्छा, तो इधर भी जब फतवे उन्होंने दिया हुआ है तो इसीलिए हम जब बेनिफिट्स को कंपेयर करें ड्रॉबैक्स के साथ, तो ड्रॉबैक्स भी वही हैं जो कि इतने ज़्यादा पॉसिबल हैं भी नहीं, इतने ज़्यादा प्रोबेबल भी नहीं है। तो इसीलिए विद फतवा बेस्ट जो पोजीशन होगी ईरान के पास वो यही होगी कि वो जल्द से जल्द ज़ीरो इनरिचमेंट की डील जो यूएसए दे रहा था उसको कर लेता। तो अभी बात कर लेते हैं कि यार ईरान में जो है वो रिजीम चेंज क्यों नहीं है पॉसिबल। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिजीम चेंज के लिए हमेशा आपको केओस चाहिए होता है, और ईरान में केओस कोई नहीं है, ठीक है। नेतन्याहू ने और इसी तरह जो ट्रंप है उसने काफ़ी जो है अपने बयानात के थ्रू कोशिश की है कि उधर की जो लिबरल आवाम है और सोसाइटी है उसको किसी तरह जो है वो ईरानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम एक आइडियल पोजीशन देखें ना ईरान और इज़राइल की, अमेरिका और इज़राइल की, कि वो चाहते क्या हैं, वो रिजीम चेंज भी चाहते हैं, वो डीन्यूक्लियराइजेशन भी चाहते हैं, लेकिन रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है, वो मैं अभी बताता हूँ आगे, और डीन्यूक्लियराइजेशन उनके लिए पॉसिबल है। तो अच्छा, अभी हाँ उधर जो है वो केओस नहीं है कोई। अगर हम बाकी कंट्रीज़ देखें हिस्ट्री में, सीरिया में जो रिजीम चेंज हुई है उसमें बशार अल असद और कुर्द और जुलानी वगैरह ये बाकी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और इनको फंडिंग्स भी आ रही थी ईरान और रशिया की तरफ से, और दूसरी तरफ में अमेरिका, इज़राइल, तुर्की और यूक्रेन की तरफ से। और इसी तरह कोरिया की जो हम जंग देखते हैं कोल्ड वॉर, उसमें भी यही था, रिजीम चेंज की इसीलिए कोशिश हुई थी क्योंकि इंटरनल उनका जो है ना बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। वियतनाम वॉर में भी यही हुआ, लिबिया में जो गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ हुआ वो भी यही हुआ। तो हर जगह ना जिधर हमने रिजीम चेंज देखी है ना उधर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लाजमी था, उसके बगैर रिजीम चेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन ईरान की बात करें तो हमारे पास वीडियोस सामने आई हैं कि उनकी लिबरल सोसाइटीज़ भी ना एंटी अमेरिका और एंटी इज़राइल जो है उन्होंने प्रोटेस्ट निकाले हैं, और उन्होंने सपोर्ट किया है ईरान की गवर्नमेंट को, और ये शो किया है कि हम ईरान की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, इधर तुम लोगों को कोई केओस नज़र नहीं आएगा और कोई डिसयूनिटी नहीं नज़र आएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ईरान में नहीं है और ईरान में है। और दूसरा ये है कि अच्छा उधर डिसयूनिटी नहीं है, तो इसीलिए उधर अगर आप कोई गवर्नमेंट को अगर आपने इंस्टॉल भी करवाना है ना तो उसके लिए आपको फिर बूट्स ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप कोल्ड वॉर के थ्रू जो है उधर गवर्नमेंट उधर रिजीम चेंज नहीं करवा सकते, और आपको बूट्स ऑन ग्राउंड आना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको ईरान की पहले जो उधर हुकूमत है, पहले फ़ौज जो उसकी है मिलिट्री, उसको डिफीट करना पड़ेगा, जो कि स्टिल एक मुश्किल काम होगा अमेरिका के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा अमेरिका को उसमें, क्योंकि ईरान ना अभी मतलब जो इराक ईरान वॉर के दौरान जो ईरान था वो ईरान अलग था, और आज जो ईरान है वो ईरान अलग है। और GFP ने ईरान को आज 16th मिलिट्री पावर में रैंकिंग दी है, तो ये कोई छोटा रैंक नहीं है।
तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा अगर वो ईरान के साथ इस तरह जाता है। तो उसको पहले उसकी आर्मी डिफीट करना पड़ेगी, उसके बाद गवर्नमेंट गिरेगी, और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट वो इंस्टॉल करेंगे उसको उधर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और 2-3 साल उधर रुकना पड़ेगा उस गवर्नमेंट को जो है वो स्टेबलाइज़ करने के लिए। और इस सब में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा, और हमें पता है कि अमेरिका की पॉलिसी अभी शिफ्ट हो गई है आफ्टर द अफगान वॉर, और अभी वो ये सारा काम नहीं करते हैं। अफगान वॉर में भी उसे 2.313 ट्रिलियन रुपीज़ लगे थे। और अभी ईरान की अगर बात करें तो वो तो उसकी ज़मीन भी अफ़गानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बड़ी ज़मीन जितनी होगी उसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा रेबल्स जो हैं, ऑब्वियसली रेबल्स आएंगे, अगर यूएसए उधर जाता है तो ईरानियन रेबल्स खड़े होंगे उनके ख़िलाफ़, तो उनसे लड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और साथ साथ ये कि उस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, सोल्जर्स लाने पड़ेंगे, और जिसका मतलब है उतना ही ज़्यादा ख़र्चा होगा। और साथ ही साथ ये कि ईरान क्योंकि रशिया के और चाइना के बहुत करीब है, यानी कि ये ईस्टर्न साइड पे आता है ईरान, तो इधर वो लोग अमेरिकन इन्फ्लुएंस हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। मिडल ईस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैली हुई, अरब कंट्रीज़ में अमेरिका की बेसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन ईरान में वो नहीं फैलने देंगे, और इसीलिए वो ईरान को पीछे से एड देंगे, अपनी मिलिट्री एड देंगे, और सोल्जर एड नहीं देंगे, बिकॉज हमने हिस्ट्री में देखा है कि सोल्जर एड्स नहीं आती हैं रशिया और चाइना की तरफ से, लेकिन मिलिट्री एड्स लाजमी आएंगी। और तीसरी वजह यह है कि यूएसए अभी ख़ुद भी चाइना को अपना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर देख रही है, और वो ये देख रही है कि भाई इकोनॉमी में चाइना काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और अगर यूएसए इसी तरह इधर इन चीज़ों में अपना पैसा खर्च करती रही तो सून वो दुनिया की कोई वर्ल्ड पावर नहीं रहेगी, और फिर चाइना जो है ना वो उसको सुपरसीड कर जाएगा। तो यूएसए चाइना को भी एक एज थ्रेट देखता है, और एक कंपटीशन उसके साथ जारी है। और चौथी बात यह है कि अभी जो अमेरिका की जो पब्लिक है ना उसमें एक ये सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है कि यार हमारा पैसा जंगों पे नहीं लगना चाहिए, और वो एंटी वॉर हो रहे हैं कि लड़ाई में हमारे बंदे भी मरवाते हो और पैसा भी सारा खर्च करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और यही एक वजह है, और ट्रंप ने ना यही पूरा जो है कैंपेन खेल के उसने इलेक्शंस जीते हैं, और यही वजह है कि उसने जो है वो यूक्रेन से अपनी फ़ौजें भी जो हैं उधर सोल्जर्स भेजे थे बाकायदा, तो वो वापस जो हैं बुलवा ली हैं। और मे भी अभी ताइवान में भी जो उसके लोग वगैरह हैं जो कि चाइना थ्रेट से उसको पीछे रखना चाह रहे हैं, तो उसको भी मतलब वो पीछे कर ले, लेकिन दिस इज़ द मेन थिंग। और दूसरा ये है कि जब ईरान इजराइल वॉर के दौरान यूएसए ने जब B-2 बॉम्बर्स के थ्रू अटैक किया था ईरान के प्लांट्स पे, तो उसके बाद ईरान ने जो है वो अटैक किया था जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस की गल्फ़ कंट्रीज़ में, कतर में, बहरीन में, और जॉर्डन था तीसरा मेरे ख्याल से, भूल गया मैं। लेकिन इन अटैक्स के बाद भी अमेरिका ने रिटेलिएट नहीं किया, हालांकि अमेरिका की पॉलिसी है कि वो करता है रिटेलिएट, लेकिन उसने नहीं किया। शायद एक रीज़न ये भी हो कि वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड एक अटैक था ईरान की तरफ से, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका उधर चाहता ना रिजीम चेंज और बाकी वो सारी चीज़ें, तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड ना इस चीज़ को एक बहाना बनाकर आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। तो अभी तक हमारे पास इन सारी एविडेंसेस के थ्रू ये क्लियर है काफ़ी ज़्यादा कि वो रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है ईरान में। तो इसीलिए पॉइंट ये है मेरा एंड में, कंक्लूजन में, कि अगर तो वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते हैं ईरान, तो फिर बेस्ट चीज़ यही है कि वो डिसमेंटल कर दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, तो अभी बात कर लेते हैं कि अगर तो वो यूएसए और ईरान रिजीम चेंज करेंगे तो तब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डील कर लेना या डिसमेंटल कर लेना, और अगर वो नहीं करते हैं तो तब बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो अगर तो वो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अगर हम डी न्यूक्लियराइजेशन देखें, वो तो हम सबको पता है कि यस, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि वो डी न्यूक्लियराइजेशन करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन एम्बिग्विटी किस में है, रिजीम चेंज में। हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है हम वो करना चाहते हैं या नहीं। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन एम्बिग्विटी है कि वो प्रैक्टिकली से करेंगे या नहीं, ठीक है। तो उसमें अगर चलो आगे रिजीम चेंज करने के लिए यूएसए और इजराइल, तो उस वक्त ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देता है, डिसमेंटल कर देता है, तो इसके बेनिफिट्स मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन ड्रॉबैक्स में आयतुल्ला सपोर्ट माइट गो डाउन, ये रेयर है काफ़ी, और उसी के साथ साथ रिजीम चेंज ऑब्वियसली अटैम्प्ट उसका होगा, और डिस्ट्रक्शन और डेथ वगैरह जो रिजीम चेंज की जंग होगी, ऑब्वियसली वो भी रिजीम चेंज के लिए जब यूएसए और इजराइल उधर आएंगे तो वो हाथ ऊपर करके बैठ तो नहीं जाएगा ईरान, वो भी आगे से हमला करेगा और मतलब जंग लड़ेगा पूरी, तो उसमें वही डिस्ट्रक्शन डेथ होगी, मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा। और इसी तरह अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्विट नहीं करता और रिजीम चेंज के लिए आ जाता है यूएसए, तो फिर अगर तो ईरान जो है वो क्विट नहीं करता और वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, तब एक बेनिफिट ये होगा कि कंट्री जो है वो सिक्योर हो जाएगी, और अमेरिका और इजराइल अभी फिर बाद में इन फ्यूचर मतलब इस तरह से हमले नहीं कर लेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली इधर वो ही है ना बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं, क्योंकि अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं बनाने में, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेव रख सकें, तो तब
जो है वो उनके लिए ये बेस्ट सिनेरियो होगा कि वो अपना न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम वो जारी रखें। लेकिन ऑब्वियसली हमने अभी देखा कि उनके सारे जो बेसिस थे ग्राउंड पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के वो डिस्ट्रॉय कर दिए इसराइल ने, और अंडरग्राउंड जो हैं उन पर अभी एम्बिग्विटी है कि वो डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास एयर स्पेस नहीं थी, तो इसीलिए वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी नहीं बचा सके। इसके अलावा और क्या ड्रॉबैक्स आ जाएंगे इसके, ये हो जाएगा कि सैंक्शंस मज़ीद लग जाएंगी और अरब कंट्रीज़ जिनके साथ अभी अभी दोस्ती हुई थी, दोस्ती ख़राब हो जाएगी। बट ऑब्वियसली रिजीम चेंज हो जाएगी अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर तो मतलब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। तो इसीलिए इस सिनेरियो में कि जब वो रिजीम चेंज के लिए आ जाते हैं ईरान के अंदर, और ईरान जो है मतलब उसके पास दो ऑप्शंस है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दे या न्यूक्लियर वेपन्स ना छोड़ दे। तो अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देता है अपने, उसको डिसमेंटल कर देता है, ये ईरान को नहीं करना चाहिए हरगिज़, ये बड़ा गलत डिसीजन होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो नहीं छोड़ता न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसके पास अगर तो ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा सके, जो कि हमें नज़र आ गया है कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये एक टोटल डेड एंड होगा ईरान के लिए मेरे हिसाब से। और ईरान में जो है वो फिर रिजीम 100% गिरेगी, तो कोई बचने का चांस नहीं होगा। तो अभी ये एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा वो रिजीम चेंज नहीं चाहते, वो सिर्फ डी न्यूक्लियराइजेशन चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर ईरान जो है वो डिसमेंटल कर देता है अपने पूरा जो प्रोग्राम वगैरह है, तो उस केस में बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला ये होगा कि वही लेस डिस्ट्रक्शन एंड डेथ्स वगैरह, डिक्रीज सैंक्शंस, वही जो मैंने पीछे आपको सारा बताया था। रिलेशनशिप्स विद अरब्स जो हैं वो ठीक रहेंगे, और कंट्री जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि वो रिजीम चेंज चाहते नहीं है तो वो अमेरिका और इसराइल से सिक्योर ही रहेंगे। और ड्रॉबैक्स क्या होंगे इसमें? वही आ जाता है आयतुल्लाह की सपोर्ट कम, जिसको मैंने बताया काफ़ी रेयर है। और इसी के साथ साथ और दूसरी तरफ अगर हम ये एज्यूम करें कि अच्छा वो रिजीम चेंज नहीं चाहते हैं और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल नहीं करता, जो कि उसने अभी किया है यही काम, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में फिर हमारे पास जो हैं वो बेनिफिट्स ये होंगे कि ऑब्वियसली जो उधर की रिजीम है वो लाइक इस तरह अपीयर होगी दुनिया के सामने, ठीक है। और इसी के साथ साथ और मुझे कोई बेनिफिट्स इतने नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी मुझे बेनिफिट एक ये नज़र आ रहा है, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो ये है कि वो डिस्ट्रक्शंस और डेथ ज़्यादा होगी, सैंक्शंस इंक्रीज़ करेंगी। इसी तरह अरब्स जो हैं उनके साथ रिलेशंस ख़राब होंगे, जो कि अभी अभी सही होने स्टार्ट हुए थे, और मतलब स्टॉक पाइल उनका ज़ाया होगा जंग के दौरान, और वही सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी। तो इसीलिए अगर तो वो रिजीम चेंज नहीं चाहते, तो बेस्ट जो चीज़ होगी ना हमारे लिए करने के लिए, ईरान के लिए, वो ये है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, तो फिर नटशेल में यही बात होगी कि अगर वो रिजीम चेंज चाहते हैं तो मुझे तो ईरान का डेड एंड नज़र आता है कि वो फिर कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो डिसमेंटल कर दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम या उसको कंटिन्यू रखे, वो कुछ नहीं कर सकता, रिजीम चेंज होगी। लेकिन अगर तो वो रिजीम चेंज नहीं चाहते हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन यही होगा ईरान के पास कि वो जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दे। यानी कि ये एक एम्बिग्विटी वाली चीज़ है, और लॉजिकली अगर हम देखें तो हमें पता है कि यूएसए और अमेरिका जो हैं वो अभी रिजीम चेंज के लिए नहीं आएंगे ईरान में। तो अच्छा, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें सबसे पहले मुझे एक फ़्लॉ जो नज़र आता है वो ये आता है कि ये इसमें ये बात नहीं बताई जा रही कि अच्छा नेगोशिएशंस हो रही थी लेकिन वो नेगोशिएशंस फ़ेल हो रही थी, ठीक है। और मतलब जो यूएसए प्रपोज़ कर रहा था चीज़ सामने, जो कि इजराइल के फेवर में भी था कि आप ज़ीरो मतलब इनरिचमेंट कर दो, टोटली डिसमेंटल कर दो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान वो नहीं मान रहा था। और उसके बाद जब IAEA की रिपोर्ट सामने आई कि यार इन्होंने तो 60% इनरिच कर दी है, तो उन्होंने फिर कहा कि यार ये तो किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन्स बड़ी जल्दी महीनों में बना सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा वेट करने के बजाय और नेगोशिएशंस को और लंबा खींचने के बजाय अटैक करके ना इनका थोड़ा डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। वरना अगर मोस्ट प्रोबेबली IAEA की रिपोर्ट अगर ना आती कि इतने % इनरिचमेंट हो गई है, तो वो नेगोशिएशन जैसे पहले कंटिन्यू थी वो अभी तक कंटिन्यू ही रहती, और नेगोशिएशन कई महीनों से कंटिन्यू थी। तो एक मुझे ये इसमें फ़्लॉ नज़र आता है कि असल में मसला ये था कि IAEA की रिपोर्ट सामने आ गई थी जिसमें ये बताया था कि 60% इनरिचमेंट होगी, और दूसरा ये कि वो कहते हैं नेगोशिएटर मार दिया ईरान का। तो भाई ये एक सबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगोशिएटर्स जो है ना वो एक सेकेंडरी चीज़ है और ये एक रिप्लेसेबल चीज़ है। यानी कि नेगोशिएटर होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेड लाइंस क्या हैं जिसको आपने क्रॉस नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और ईरान में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं तो कोई भी नेगोशिएशन कर सकता है, तो इसीलिए ये भी कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर अभी उस पर बात कर लेते हैं। हमारे इयॉन क्लिप्स और पॉडकास्ट जो चैनल चलाते हैं उनमें से एक हमारे भाई हैं, उनका नाम है असदुल्ला खान भी है मेरे ख्याल से, आगे असदुल्ला नाम है पूरा।
तो उन्होंने एक आर्गूमेंट दी है कि यार उन्हें डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस जिस कंट्री ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिसमेंटल किया तो उसने इसको रिग्रेट किया, यानी कि उधर सिक्योरिटी मसले हुए और रजीम चेंजेस वगैरह के अटैम्प्ट्स हुई हैं, ये सारी बातें। तो अभी ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये कितना अच्छा आर्गूमेंट है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ जिन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डिसमेंटल किए या बाकी जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों आ जाते हैं उनको डिसमेंटल किया, उनमें कंट्रीज़ आ जाती हैं साउथ अफ्रीका, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, लीबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इराक, साउथ कोरिया, ताइवान, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इजिप्ट, रोमानिया, सीरिया, अल्बानिया, लीबिया। तो 17 कंट्रीज़ मैंने आपको गिनवा दी हैं जिन्होंने अपनी मतलब इन चीज़ों के ऊपर हाथ ऐसे रखा था यूएस और इन बाकी कंट्रीज़ के प्रेशर में आकर। तो इनमें से चंद ही हैं जिनको सिक्योरिटी मसले हुए हैं या इनको रिजीम चेंजेस फेस करना पड़े हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यूक्रेन है जो कि कहा जाता है कि रिग्रेट कर रहा है। तो यूक्रेन की बात करें, बाकी भी तो सारी कंट्रीज़ हैं जो कि सोवियत का पार्ट थी, जैसे कि कज़ाकिस्तान, बेलारूस वगैरह। तो रशिया ने यूक्रेन पे क्यों हमला किया, बाकियों पे क्यों नहीं किया? उसकी रीज़न ये है कि यूक्रेन बिल्कुल रशिया के साथ है और उधर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। इवन दो कि यूक्रेन ना एक टाइम ये डिज़ायर भी शो कर रहा था कि वो नेटो ज्वाइन कर ले, इस चीज़ की भी डिज़ायर शो कर रहा था। और ऑब्वियसली बिल्कुल बॉर्डर के साथ अगर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आएगी और यूएसए के बेसिस वगैरह फ्यूचर में यूक्रेन में बनेंगे तो ये तो फिर रशिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट का मसला है। तो इसीलिए रशिया ने उधर कम्युनिज़म को इंक्रीज़ करने के लिए और अपनी जो यानी कि डोमिनेंस है उधर शो करने के लिए और उसको ईस्टर्न ब्लॉक में लाने के लिए जो है ना वो ये जंग स्टार्ट की है। वरना बाकी भी तो कंट्रीज़ हैं जो कि सोवियत का पार्ट थी, उधर तो उन्होंने ये काम नहीं किया। और उसकी रीज़न यही है कि वो सारी ऑलरेडी जो है ना वो ईस्टर्न ब्लॉक में और वो रशियन और चाइना ब्लॉक में। और अगर तो लोग इस सिनेरियो को ईरान पर फिट करते हैं तो मेरा ख्याल से ये कोई सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ईरान की बात करें तो वो ऑलरेडी एक रशियन ब्लॉक में है और यानी कि उसके जो ख़िलाफ़ हैं वो अमेरिका और वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो हैं। और वो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले रीज़न्स बताए हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिजीम चेंज के लिए उधर ऑन ग्राउंड आएँ ईरान में। तो ये जो यूक्रेन की एग्जांपल है ये ईरान पे फिट नहीं बैठती। और उसके बाद फिर लीबिया आ जाता है। अच्छा, लीबिया में भी रिजीम चेंज क्यों हुई है? उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करने की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने जो अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे उसको डिसमेंटल करने के 8 साल बाद ये रिजीम चेंज वाला किस्सा हुआ है हमारे पास लीबिया में। और उधर भी इसीलिए हुआ है क्योंकि उधर अरब स्प्रिंग, जिसे हमें पता होगा कि जो आप लोगों को पता होगा कि मुख्तलिफ़ अरब कंट्रीज़ में उधर की जो अवाम है ना वो अपने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ जो है ना खड़ी हो गई थी। तो इसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है, उसके दौरान ही हुआ था। और लीबिया में भी यही हुआ था कि लोग जो है ना वो गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और उनको सुप्रेस करने के लिए जो है ना उन्होंने गद्दाफ़ी ने वेपन्स वगैरह यूज़ की ऑब्वियसली। फिर इसीलिए यूएन ने जो है वो परमिशन दी नेटो को कि वो जाके जो है वो गद्दाफ़ी को इस काम से रोके। लेकिन ऑब्वियसली वो फिर नेटो में हमारे यूएस भाई थे और यूएस भाई का तो आपको पता है वो सिविलियंस को बचाने से ज़्यादा वो थोड़ा ना अपनी इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने के चक्कर में थे और इसीलिए उन्होंने उधर जो है ना वो रिजीम चेंज प्रॉपर जो है वो करवा दी। लेकिन पॉइंट यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स मेन पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जिधर भी हमारे पास केओस होता है ना उधर रिजीम चेंज होती है। तो इसके बाद हमारे पास सीरिया आ जाता है, उधर भी रिजीम चेंज हुई है और उधर भी रिजीम चेंज किसकी वजह से हुई है? सिविल वॉर की वजह से हुई है। उधर बशार अल असद को हमारे पास ईरान और रशिया फंड कर रहे थे, दूसरी तरफ कुर्द जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे और काफ़ी सारे ग्रुप्स थे लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप ये कुर्द था जिसके पास सबसे ज़्यादा सीरिया का लैंड था। तो वो खड़े हो गए, उनको फिर हमारे पास ये वेस्ट, इसराइल, तुर्की, अमेरिका, यूक्रेन ये फ़ंड कर रहे थे। तो उधर भी जो गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुई और जुलानी आया अभी हमारे पास, तो ये भी सिविल वॉर की वजह से हुआ है। इसमें भी कोई न्यूक्लियर और जो उनके बायोलॉजिकल वेपन्स थे जो उन्होंने डिसमेंटल किए, ये कोई रीज़न नहीं है पीछे। और इसके बाद फिर एक कंट्री इराक आ जाता है जिसमें डायरेक्टली जो है ना यूएन की परमिशन के बगैर नेटो ने ऑपरेशन किया था और सदाम हुसैन की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया था। यानी कि पॉइंट मैं ये बनाना चाह रहा हूँ 17 कंट्रीज़ में से सिर्फ 4 कंट्रीज़ हैं जिनको अभी तक मसले पेश आए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप ख़ुद भी देख सकते हो कि यार आप ईरान को इस प्रोबेबिलिटी में लाए करवा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी वही मैं कह रहा हूँ कम है इसकी। और इसी के साथ साथ कहते हैं कि जैसे नेटो ने इराक पर अटैक कर दिया था विदाउट यूएन परमिशन फॉर रिजीम चेंज, तो इसी तरह वो ईरान पे भी तो कर सकते हैं। तो अभी इसका भी मैं रिबटल दे देता हूँ। तो वो ये है कि भाई जब सदाम हुसैन को गिराया गया था ना उस टाइम काफ़ी नई नई जंग ख़त्म हुई थी ईरान और इराक की। और इसके अलावा हमारे पास जो सदाम हुसैन था और लीबिया की जो उस वक्त फ़ौज थी ना वो आज जो ईरान की फ़ौज है उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। मेरे ख़्याल से कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो गया, लेकिन बहुत वीक थी सदाम हुसैन की जो लीबिया की फ़ोर्स है। आज ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है।
ये ईरान इराक वॉर ख़त्म होने के बाद और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो है उन्होंने अपनी मिलिट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आज GFP ग्लोबल फायर पावर उसको 16th पोजीशन देता है पूरी दुनिया में। और दूसरा ये कि जब नेटो फिर वही मैं पिछली बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब ईरान में आएगा तो दोबारा से रशिया और चाइना ये अपनी एड वगैरह प्रोवाइड करेंगे ईरान को। और अगेन अभी नेटो का और USA का इस तरह की पॉलिसी नहीं है क्योंकि इन्होंने जो अफ़गान वॉर है उससे सीखा है कि भाई फ़ायदा नहीं होता, पैसे खर्च होते हैं उल्टा। तो ये भी कोल्ड वॉर में इंगेज रहते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली इस तरह जैसे इन्होंने अफ़गानिस्तान में किया और फिर इराक़ में किया, इस तरह के काम अभी तक नहीं करते। ये इनकी पॉलिसी इन्होंने शिफ्ट कर ली है अपनी। और इन्हें पता भी है कि यार ईरान से मतलब अगर टक्कर लेनी भी है ना, चलो हरा तो देंगे हम, लेकिन जितना नुकसान होगा ना उन्हें भी वो उन्हें पता है क्योंकि ईरान की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए ये जो इराक़ वाली सिचुएशन है ना वो भी ईरान पर पुट करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। यानी कि नटशेल में यही है कि यार न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करना इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स और रिजीम चेंज एक्सेट्रा। क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजीम चेंज है? वो है इंटरनल केओस, ठीक है, और वो ईरान में हमें नहीं मिलता और बाकी सारी जो मैंने बातें की हैं। तो नटशेल में बता दूं कि मेरा पॉइंट क्या है सारा। तो पॉइंट ये है कि अगर तो ईरान कहता है कि भाई हमने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, तो वो अभी अपना डिसमेंटल कर दे पूरा जो सिस्टम है, ये बेस्ट ऑप्शन होगा ईरान के लिए। लेकिन अगर तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हमने ईरान के लिए रखा है उसमें एम्बिग्विटी है। अगर तो रिजीम चेंज चाहता है तो कुछ और बेस्ट ऑप्शन है, अगर रिजीम चेंज अमेरिका इजराइल नहीं करेंगे तो कुछ और जो है वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन लॉजिकली यही लग रहा है कि वो रिजीम चेंज नहीं चाहता है, तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अभी भी डील कर ले ईरान। लेकिन ऑब्वियसली ये जो सेक्टर है ना वॉर का और ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। इवन बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी गलत प्रूव हो जाते हैं अपनी प्रेडिक्शंस में, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना ये है ही ऐसा सेक्टर वॉर का। और तो जब इस तरह की एम्बिगुअस सिनेरियोज़ आ जाएँ तो उस केस में क्या करना चाहिए? बेस्ट चीज़ यही है कि भाई चूज़ कर लो एक चीज़, ठीक है, अल्लाह से मदद मांगो और एक कोई रास्ता इख्तियार कर लो और ये दुआ करो कि जो भी हमारे साथ हो हमारे हक़ में बेहतर हो। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।